सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। खैबर पख्तूनख्वा में पुलिस और अमन कमेटी के अरकान एक बार फिर दहशतगर्दों के निशाने पर हैं। गुज़िश्ता रोज तांक में पुलिस की बख्तरबंद गाड़ियों पर हमले में 6 एहलकार शहीद हुए, जबकि आज बन्नू में अमन कमेटी के 4 अरकान दहशतगर्दों की फायरिंग का निशाना बने। ऐसे में एक अहम सवाल जन्म लेता है कि जब अक़वाम मुत्तहिदा और दीगर आलमी इदारे अफगान सरजमीन को पाकिस्तान में दहशतगर्द कार्रवाइयों में मुलव्वस तंजीमों की आमाजगाह करार दे चुके हैं, तो फिर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की जानिब से अफगानिस्तान के मुलव्वस होने के सबूत मांगने का मकसद क्या है? क्या ये बैनुल अक़वामी सतह पर तस्लीम शुदा हक़ाइक़ को सियासी मफादात के तहत चैलेंज करने की कोशिश है? और क्या इससे कौमी सलामती पॉलिसी को तनाज़ात की नज़र किया जा रहा है? हकीकत यह है कि चीन, ईरान और वस्ती एशियाई रियासतों समेत अफगानिस्तान के तमाम पड़ोसी ममालिक अफगान सरजमीन पर मौजूद दहशतगर्द तंजीमों को खित्ते के अमन के लिए एक बड़ा खतरा करार दे चुके हैं। अक़वाम मुत्तहिदा और दीगर मल्टीलैटरल फोरम्स की रिपोर्ट्स इस अमर की तस्दीक कर चुकी हैं, लेकिन वज़ीर आला केपी इन हक़ाइक़ को मुतनाज़ा बनाने में मसरूफ़ है। उधर दूसरी जानिब वादी तीरा में ऑपरेशन की तैयारियां आखिरी मराहिल में हैं। उस दौरान स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली ने कोर कमांडर पेशावर को इन कैमरा ब्रीफिंग के लिए खत लिख दिया है, जिसमें इन कैमरा ब्रीफिंग का मुतालबा करते हुए मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि सिर्फ फौजी ऑपरेशन से पायदार अमन मुमकिन नहीं बल्कि सियासी और समाजी इक़दाम भी नागुज़ीर हैं। हालांकि सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक सूबाई असम्बली या सूबाई हुकूमत को यह इख्तियार हासिल नहीं कि वो फौजी क़यादत खुसूसन कोर कमांडर या GHQ से बराह रास्त इन कैमरा ब्रीफिंग की दरख्वास्त करे, क्योंकि इसके लिए वफाक की मंजूरी लाजमी होती है। तो फिर सवाल यह है कि क्या सूबाई हुकूमत अपनी आइनी हुदूद से तजावुज़ कर रही है? उधर वफाकी सियासत में भी एक और अहम पेशरफ्त हुई है। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर का तनाज़ा बिल आखिर हल होने के करीब है। PTI ने स्पीकर कौमी असम्बली को अरकान के दस्तखतों के साथ नामजदगी के कागजात जमा करा दिए हैं, जिन पर जुमेरात तक नोटिफिकेशन जारी होने का इम्कान है। क्या अपोजिशन लीडर की तकर्री के बाद हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान संजीदा मुज़ाकरात का आगाज हो सकेगा, या फिर अपोजिशन 8 फरवरी के एहतजाज के फैसले पर अब भी कायम है? इसी पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं खुर्रम दस्तगीर साहब, PMLN के सीनियर रहनुमा हैं, फॉर्मर फेडरल मिनिस्टर हैं, और अहमद उवैस साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, लॉयर हैं। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। आई स्टार्ट विद यू खुर्रम साहब, मुझे ये बताइएगा कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की जानिब से अफगानिस्तान के दहशतगर्दी में मुलव्वस होने का जो सबूत मांगे गए हैं, ये जो एक स्टेटमेंट चल रहा है, उन्हें क्या मसले की संगीनी का अंदाज़ा नहीं है, या आपके ख्याल में वो जानबूझकर जो नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी है उसको कंट्रोवर्शियल कर रहे हैं? ये हमारे मीडिया में भी और गालिबन सियासत में भी एक ऐसा पर्दा है जिसको किसी भी चीज पर डाल दिया जाए तो वो काबिल कबूल हो जाती है, और वो है सियासी इख्तलाफ। कि देखिए जी, हम तो सियासी इख्तलाफ कर रहे हैं, तो लिहाजा अब ये एक ऐसा मामला है कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा, उनकी एक आईनी हैसियत है, वो खुद भी रियासत का हिस्सा है, और जिस रियासत का हिस्सा है वो उसी से सबूत मांग रहे हैं। तो लिहाजा ये कहना कि मेरा सियासी इख्तलाफ है, भाई अगर आप समझते हैं कि रियासत आपकी पॉलिसी से आपको इतना इख्तलाफ है तो आप इस्तीफा दें और फिर ये सवाल करें कि ये जो क्या एविडेंस है जिसकी बुनियाद पे ये बात की जा रही है। और एविडेंस आपने शुरू में अपने इब्तदाइये में बताया भी कि बहुत अक़वाम मुत्तहिदा की एक नहीं 12 रिपोर्टें हैं, अफगानिस्तान के सारे जो हमसाया ममालिक हैं वो उससे तंग हैं, और बार बार जहां भी टेररिज्म की गुफ्तगू होती है उस पर अफगानिस्तान का रोल बराह रास्त हमें नजर आता है। लेकिन इसमें एक और बात भी है कि अगर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अमेरिका में होते तो उन पर गद्दारी का मुकदमा हो जाना, क्योंकि वहां जो गद्दारी का जो क्लॉज है उनके आइन में आर्टिकल 3 का पार्ट 3 है, उसमें गद्दारी का एक जो शर्त है वो ये है, टू प्रोवाइड एड एंड कंफर्ट टू द एनिमी, मुआवनत और राहत पहुंचाना अपने दुश्मन को, वो गद्दारी के ज़िम्मे में आता है। अमेरिका में कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा है, ये कोई कानून नहीं। तो यहां जो है ये बात अब वाज़ेह होनी चाहिए, किसी पर नहीं है, कि बानी चेयरमैन से लेकर
केपी के वजीर आला तक और उनकी तमाम जमात जो है इज प्रोवाइडिंग एड एंड कंफर्ट टू द एनिमी। मिलिट्री ऑपरेशन के अलावा अभी तक तो पाकिस्तान की तारीख ये कह रही है कि कोई चीज कामयाब नहीं हुई, और जो लोग अब उसको क्वेश्चन कर रहे हैं दे आर प्रोवाइडिंग एड एंड कंफर्ट टू द एनिमी। बाज लोगों की किताब में वो गद्दारी, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन जी बिल्कुल है, ट्रीजन है। ट्रीजन का लेट मी टेक अ रिस्पांस फ्रॉम अहमद ओवैस साहब। अहमद साहब, एक तो ये कि देखें, ज़ाहिर आप ज़रा खुरम साहब की बात का जवाब देना चाहेंगे, लेकिन मुझे ज़रा ये बताएं कि एक प्रोविंस का सीएम, ज़ाहिर है वो इतने अनअवेयर तो नहीं हो सकते, इतने वो मासूम भी नहीं हो सकते कि उन्हें ये ना पता हो कि नेशनल सिक्योरिटी की रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। फिर ये मतलब ज़ाहिर है एक सूबे के वज़ीर आला हैं वो, और वो जिस किस्म की डिमांड्स कर रहे हैं उससे अपेरेंटली ये इंप्रेशन जाता है कि जो स्टेट की तरफ से पॉलिटिकल टेरर क्राइम नेक्सस की बार बार बात हो रही है, तो उस तरफ फिर डिबेट चल पड़ती है जब वो इस किस्म की डिमांड करते हैं। तो आपके ख्याल में उनको अंदाज़ा नहीं है या उनका एक्सपीरियंस नहीं है जो वो जिस किस्म के स्टेटमेंट्स वो दे रहे हैं? बात यह है कि जहाँ तक स्टेटमेंट है, किस पैराए में कैसी स्टेटमेंट आई है, लेकिन दो एस्पेक्ट हैं इसके। देखिए, मैं आई एम व्यूअर, मैंने बड़ी खुल के हमेशा ये बात की है कि जो टेररिस्ट जो हैं अफ़गानिस्तान के सरहद से क्रॉस करके पाकिस्तान में आके टेररिस्ट एक्टिविटी करते हैं किसी भी किस्म की, उनके साथ तो आप नेगोशिएशन नहीं करेंगे ना, उनको तो आपने आयरन फिस्ट के साथ ही डील करना है। नेगोशिएशन आपने गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट बेस के ऊपर होनी है कि भाई अपने तुम वहाँ से इसको बॉर्डर को सील करो प्रॉपर तरीके से कि कोई वहाँ से इधर आ ना सके और ऐसी एक्टिविटी ना कर सके। ये दो इसके एस्पेक्ट हैं और ये होना चाहिए। अभी हमारे दोस्त जो बात कर रहे थे, खुरम दस्तगीर साहब, वो ये कह रहे थे कि जी ये जो है इमरान खान भी और उनकी पार्टी जो है वो इसमें सहूलतकार है, मुलव्वस हैं। ये एटीट्यूड गलत है बिल्कुल। पाकिस्तान की स्टेट के ऊपर अटैक अगर है, मैं समझता हूँ, मैं बरमरा ये बात मैं कहता रहा हूँ, पाकिस्तान स्टेट ऑफ पाकिस्तान के ऊपर अगर कोई अटैक है तो वो अटैक जो है वो आपने पाकिस्तान की आइडियोलॉजिकल जो एसेंस है उसको डिस्ट्रॉय किया है बाय सब्स्टिट्यूटिंग रूल ऑफ लॉ बाय रूल ऑफ अथॉरिटी, बाय सब्स्टिट्यूटिंग independent judiciary with a subdued judiciary. Okay, fair enough. Let's move forward. अब देखिए सर, दो चीजें ना, आपके आर्गुमेंट से अपेरेंटली ये इंप्रेशन क्रिएट हुआ है कि वाकई लेकर आए थे उसके रेप्लिका की शक्ल में। सर, लेकिन आपका आर्गुमेंट ये एस्टैब्लिश कर रहा है कि फॉरेन इन्वेडर भी है पाकिस्तान के अंदर, वो टेररिज्म भी कर रहा है, उसकी फुटिंग भी है, पाकिस्तान आईबीओस के जरिए, जाहिर है उसको वो काउंटर आर्गुमेंट अपनी जगह चलता है। लेकिन आपके चीफ मिनिस्टर सर, लेकिन आपके चीफ मिनिस्टर डिमांड कर रहे हैं एविडेंस प्रोवाइड करें, जहां डॉयशे वेले, जहां डिप्लोमेट, जहां पर यूनाइटेड नेशन की, मेरे ख्याल में पता नहीं किस पैरा में बात हुई, बट इट इज रॉन्ग। थैंक यू सो मच। आई डोंट एग्री। आई रियली अप्रिशिएटेड कि आपने इसे कंडेम किया कर रहे हैं और हमारी फॉरेन पॉलिसी का लैप्स है कि आपने इंडिया को अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की है। डिस्कशन जारी है, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद कुछ और अहम नुकात सामने रखेंगे आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक। खुरम साहब, वो कहते हैं कि आपकी फॉरेन पॉलिसी का लैप्स है जिसकी वजह से किया, और वो कहते हैं इंस्टीट्यूशंस को कॉम्प्रोमाइज कर दिया आपने। असल इशू ये है आपके सामने। जी, आपके नाजरीन को याद करा दूं कि पीटीआई क्या खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत का 13वां साल है, 13वां घंटा नहीं है। अगर ये दहशतगर्दी से लड़ने का इनके पास कोई मुतबादल होता तो ये अब तक इस्तेमाल कर चुके होते। जितनी भी जो दहशतगर्दी से लड़ाई है, आज ये उसका क्रेडिट लेते हैं, लेकिन हकीकत लड़ाई तो हमने लड़ी। मुस्लिम लीग नून ने 2016 में 15 से शुरू होकर 16 में 17 में पहले ज़र्ब-ए-आज़म फिर रद्दुल फ़साद, जिसके नतीजे में पाकिस्तान में अमन आया। मैं फिर सवाल पूछूंगा, क्या मिलिट्री ऑपरेशन के अलावा किसी और चीज से इस मुल्क में अमन आया है? नहीं आया। इनका 13वां साल है, 12 जिला इनके कंट्रोल में नहीं है केपी में, जो बॉर्डर के साथ साथ लगते हैं। तो ये जो कहते हैं कि जी हम ऑपरेशन के मुखालिफ हैं, या हमें पता ही नहीं कि जी अफगानिस्तान से हमें कोई सबूत फराहम करें। भाई आपके पास पूरा मौका है, आपको किसी से इजाजत की जरूरत नहीं है। आपके पास बल्कि एक सियासी मैंडेट भी मौजूद है।
उस जरगे की सूरत में जो अभी सूबाई असेंबली में हुआ था पेशावर में, तो आप एक जरगा बनाकर चले बन्नू भेज देना, बन्नू भेजें, जाके वहां अमन करवाए जाके। अगर वो जरगा जो है वो समझते हैं कि मुज़ाकरात ही इस मामले का हल है, कि जी अल्टीमेटली तो मुज़ाकरात होने हैं, तो अभी तक इतने दिनों से उन्होंने मुज़ाकरात क्यों नहीं शुरू किया? ये किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला जो हैं, उनका उस सूबे में रहने वाले जो मेरे 4.5 करोड़ भाई और बहनें हैं, उनकी जिंदगियां बचाने में, उनको तहफ़्फ़ुज़ देने में, उनकी जिंदगियां बेहतर करने में बिल्कुल भी कोई दिलचस्पी नहीं है। उनकी दिलचस्पी यही है कि वो इस्लामाबाद में पाए जाएंगे, लाहौर में पाए जाएंगे, कराची में पाए जाएंगे, हैदराबाद में पाए जाएंगे। अगर नहीं पाए जाएंगे तो वादी तीरा में नहीं पाए जाएंगे, जहां आपने जिससे आगाज किया। वादी तीरा का केस जो है वो बड़ा संजीदा है कि वहां बार बार ऑपरेशन होता है और बार बार रेजिस्टेंस आती है, और वहां जो रेजिस्टेंस है, वो जो मुजाहमत आती है दहशतगर्दी की सूरत में, वो बराह रास्त वही है जिसका जिक्र DGISPR ने किया था कि एक पॉलिटिकल नेक्सस है क्राइम के साथ, कि वहां के जो लोग हैं उनमें से एक तादाद ऐसी है जो जराइम से, स्मगलिंग से, इस दहशतगर्दी से अपना पैसा कमाते हैं, धंधा करते हैं। तो लिहाजा वहां फिर अगर हमें बार बार एक्शन करना पड़ रहा है, तो बजाय ये कि पूरी जो सूबाई हुकूमत भी और वफाकी हुकूमत भी, अफवाज पाकिस्तान भी एक यकसुई के साथ एक्शन करें। अब क्या होता है, जब वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा बुज़दिलाना मुसालियत के बयानात देते हैं, तजाहिल आरिफाना फरमाते हैं कि जी मुझे नहीं मालूम कि क्या सबूत है, तो फिर आप ये सोचिए कि उनकी हुकूमत का जो एक थाना है वादी तीरा में, उसका एक सिपाही जो है वो क्या वो लड़ेगा दहशतगर्दी से? वो नहीं लड़ेगा। खुर्रम साहब, वो घर चला जाएगा, वो अपना बंदूक उठाकर वापस चला जाएगा, क्योंकि उसका वज़ीर आला उसको कह रहा है कि हमने तो इनसे लड़ना नहीं है, मुझे सबूत दिखाएं। यू आर एब्सोल्युटली स्पॉट ऑन। मैंने अभी 2-3 हफ्ते पहले वादी तीरा का विजिट किया है, और वहाँ पर हमारी जो है वो FC के लोगों से भी बात हुई, वहाँ की पब्लिक से भी बात हुई, और वहाँ का ओवरऑल क्या इंप्रेशन है इस सारी सूरत हाल को लेकर, मुझे मौका मिला वहाँ जाके सब देखने का। और ये बात दुरुस्त है कि जो वहाँ पर एक सिपाही खड़ा हुआ लड़ रहा है, उसके दिमाग में ये सवाल है कि हम फिर किसकी लड़ाई लड़ रहे हैं? हम लड़ाई लड़ रहे हैं, और उसके बावजूद इसकी ओनरशिप उस तरीके से नहीं दिखाई देती, हालांकि हम एक खतरनाक पोरस बॉर्डर के ऊपर ये सारा कुछ डील करें। हैविंग सेड दैट, लेकिन सर एक सवाल वहाँ पर ये ज़रूर उठा, लोगों ने कहा कि अब आप इस पे चाहे डायलॉग करें, चाहे आप एक्शन करें, लेकिन लॉन्ग टर्म बेसिस पे करें। तो ये अब आपकी गवर्नमेंट की भी जिम्मेदारी है कि इसका सोल्यूशन जो है वो फिर कोई परमानेंट बेसिस के ऊपर निकालें, ताकि वहां पर लोगों को ये रिलीफ मिले, क्योंकि वो भी बार बार जंग और मुज़ाकरात दोनों से तंग आए हुए हैं। जी देखिए, असल में जो बात, और ये बात पाकिस्तान की पार्लियामान में होनी है, और ये बात खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई असेंबली में होनी है। ये जो आवाजें उठती हैं कि जी कबायली इलाकों का जो जम होना था KP में, वो कोई आर्जी था और वो वापस चला जाएगा, कोई बार्गेनिंग चिप है, ये बात अब बहुत सरीहन और खुलकर कहने वाली है कि अब वो जो कबायली, साबिका कबायली डिस्ट्रिक्ट्स हैं, वो पाकिस्तान की सरजमीन है, उसका एक एक इंच उतना ही मुकद्दस और कीमती है जितना मेरा शहर गुजरांवाला में, जहां से मैं आपसे ये प्रोग्राम कर रहा हूं। तो हर जगह जो है पाकिस्तान की, जो पाकिस्तान का हिस्सा है, जहां आईने पाकिस्तान लागू है, और इसके लिए जरूरी है कि ये जो ट्रैक है कि पहले आप मिलिट्री ऑपरेशन के जरिए वो हमवार जमीन फराहम करें, जिस पर फिर एक लॉन्ग टर्म गुफ्तगू शुरू हो। बहुत देर पहले जब ये नई काउंटर टेररिज्म थ्योरी आई थी, उसमें कहा था क्लियर, होल्ड, बिल्ड। अब जो क्लियर वाला काम है वो तो पाकिस्तान की अफवाज बार बार कर रही हैं, लेकिन होल्ड और बिल्ड जिन्होंने करना था, जिनकी 13 साल से हुकूमत है, जो सारे इस प्रोसेस के दौरान हुकूमत में रहे हैं और आज भी हुकूमत में है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ, वो ना होल्ड करने की उनमें सलाहियत है, ना बिल्ड करने की सलाहियत है, और इसलिए नतीजा ये है कि हम बार बार फिर अफवाज पाकिस्तान को जाकर क्लियर करना पड़ता है। तो जो सिविलियन पार्ट है होल्डिंग का और बिल्डिंग का, चले होल्डिंग में भी जो है आर्म फोर्सेस आपको सपोर्ट करने के लिए तैयार है, लेकिन बिल्ड तो आपने करना है। प्रोसेस, वहां के जो नुमाइंदे हैं वो तो इलेक्ट होकर पंजाब असेंबली में तो नहीं जाते ना, वो तो वहां से इलेक्ट होकर पेशावर की खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में जाते हैं। उनका क्या रोल है, वो क्या प्रोसेस कर रहे हैं, और कहते हैं अगर तहरीक-ए-इंसाफ का ये क्लेम है कि जी ये सारे नुमाइंदे हमारे हैं, तो फिर उतनी ही जिम्मेदारी इस मामले को मुस्तकिल हल करने की
उनके ऊपर आती है जितनी वफाक पर आती है। राइट। मैं आपको जवाब देता हूं उसका। देखिए, अभी 2021 की बात करते हैं, ये 2022 की बात करें, 23 की बात करें, और उस दिन से पहले की डेट फिक्स कर लें जब अनवरुल हक काकड़ ने एकदम से एज केयर टेकर चीफ प्राइम मिनिस्टर कह दिया कि सब के सब अफगानियों को बाहर निकाल दिया जाए, जितना यहाँ महाजरीन आए में। उसके बाद से उस तारीख को नोट कर लें और रिकॉर्ड सारा एजेंसियों के पास होगा। उसके बाद से आप निकाल लें कि हमारे पाकिस्तान के ऊपर कितने हज़ार टेररिस्ट अटैक हुए हैं उसके बाद, और उससे 2 साल पीछे चले जाएं और देखें उन 2 सालों में कितने हुए हैं। आपको पता लग जाएगा रूट कॉज क्या है, कहाँ फॉल्ट है इसका। अच्छा, काकर को कोई ये अख्तियार अच्छा, इसमें 2-3 पॉइंट्स हैं, इसमें 2-3 पॉइंट्स हैं। एक तो ये कि हुकूमत का होता है, ठीक है, एक तो जब हुकूमत बन गई वो जाके गवर्नमेंट ऑफ अफगानिस्तान से बात करती है, जो हालात होते हैं उसको निपटते हैं। I have my own opinion on this subject if you allow me to, because मैं अफगानिस्तान, अहमद साहब, मैं उन जर्नलिस्ट में से हूँ जो अफगानिस्तान बाय रोड ट्रैवल कर गया हूँ, और मैंने आज से 10 साल पहले अशरफ गनी साहब के दौर में वहाँ पर किया। जी जी, आई हैव माय ओन ओपिनियन ऑन दिस सब्जेक्ट। बट अब देखिए, एक तो ये है कि जब हम कंपेयर करते हैं कि सोवियत वॉर और ये सब चीजें, तो हमें ये देखना पड़ेगा कि हर दौर में आपकी आई नो योर लिमिटेशन। जी जी, गवर्नमेंट, देखिए हमें गवर्नमेंट देखनी होती है, गवर्नमेंट को जब तक पकड़ेंगे नहीं हम आगे कभी। ओके सर, पॉइंट टेकन सर। देखिए, एक तो गवर्नमेंट्स देखनी होती है, अपने इंटरेस्ट देखने होते हैं, किस डेकेड में आपका क्या इंटरेस्ट है। सोवियत वॉर का एक बैकग्राउंड है। आज हम जिनसे बात कर रहे हैं वो एक इलीगल रजीम है, वो इंटरिम रजीम है, और इंटरिम रजीम को जितना हमने फैसिलिटेट किया इस रीजन में, उन्हें किसी ने फैसिलिटेट नहीं किया। बट हैविंग सेड दैट, डॉयचे वेले की स्टोरी, यूनाइटेड नेशन के स्टेटमेंट्स, डिप्लोमेट की स्टोरी, यूरेशिया की स्टोरी, ताजिकिस्तान कह रहा है कि हमारे यहाँ टारगेट किलिंग के अंदर जो है वो अफगान शहरी हैं, अमेरिका में नेशनल गार्ड्स को हिट करते हैं तो वो अफगान शहरी हैं, पाकिस्तान अब रिपेट्रिएशन कब कर रहा है जब इतने साल होस्ट उन्होंने, जी ईरान ने भी किया, उनको ईरान ने भी निकाला है वहां से उन लोगों को, और पाकिस्तान इतने साल होस्ट करने के बाद, इतनी डायलॉग करने के बाद, कतर तक एंगेज रखने के बाद, और सारा दुनिया का मलबा अपने ऊपर लेने के बाद अब इस नतीजे पे पहुंचा है कि ये हमारे डायलॉग की लैंग्वेज को नहीं अंडरस्टैंड करते। दूसरी बात ये है सर कि हमें अपना इंटरेस्ट भी तो प्रोटेक्ट करना है ना, ये तो नहीं देखना कि वो हमें क्या कहते हैं, हमें ये देखना है कि हमें क्या सूट करता है। मैं जरा अर्ज कर रहा हूं। जी जी, अब सर देखिए, ये इंटरेस्ट को जरूर 2021 से अपीजमेंट इज नॉट अ पॉलिसी। अपीजमेंट ये कहना, अब मतलब जो हमें मार रहे हैं हम उन्हें ये नहीं कह सकते यार आप प्लीज हमें मत मारें, आप हमारे पुराने भाई हैं, आपका हमारा बहुत पुराना भाईचारा है। सो अब ये अपीजमेंट की पॉलिसी तो ये सोल्यूशन नहीं है ना सर। डायलॉग से मैं एग्री करता हूं, लेकिन डायलॉग अपनी जगह एग्जिस्ट करता है। खुर्रम साहब गो अहेड, वो कहते हैं कि आप रूट कॉज को एड्रेस करें ताकि आपको इसकी नौबत ही ना आए। और फिर जरा ये भी बताइएगा, महमूद अचकजई साहब को लीडर ऑफ द ऑपोजिशन रूट कॉज नहीं बताई इन्होंने, रूट कॉज क्या है इसकी? अच्छा मैं जरा खुर्रम साहब, जी खुर्रम साहब गो अहेड। इंडिया क्यों के करीब आ गया, रूट कॉज तो बताए ना, फिर आगे बात चलेगी, पता लगेगा। जी, 2 रूट कॉजेज हैं। एक रूट कॉज तो वाज़ेह है कि पाकिस्तान की रियासत की पॉलिसी 1989 में जब सोवियत यूनियन ने अफगानिस्तान पर हमला किया तो उस वक्त की जो एस्टेब्लिशमेंट थी उसने ये फैसला किया कि हम एक फ्रंट लाइन के तौर पे एक स्टेजिंग पोस्ट बनेंगे अमेरिका के लिए, उस वक्त सोवियत यूनियन के खिलाफ लड़ने के लिए। उसके पाकिस्तान के ऊपर जो असरात आए उसका एक असर जो है, एक तो ये रूट कॉज हो गया जिसकी वजह से हमने फिर बाद में जब 2 दिहाइयों के बाद 2001 में 9/11 हुआ और हमने फिर ये अमेरिका के साथ उस वक्त की एस्टेब्लिशमेंट ने फैसला किया कि हमने उनका साथ देना है, और हमने साथ भी दिया, और फिर हमारे पर ये इल्ज़ाम भी आया कि हम उनकी सपोर्ट कर रहे हैं, और अब हम सपोर्ट करते रहे, जिसकी फिर बाद में एविडेंस भी आई कि जब बिल आखिर अमेरिका गया तो बानी चेयरमैन ने कहा कि जी उन्होंने अपनी गुलामी के जो बेड़ियां हैं वो तोड़ दी हैं, और ये कहा गया कि जी अब एक पाकिस्तान में खुशियां मनाई। मैं जवाब दूंगा। जी जी, मैं I'll give you जरूर दीजिए। लेकिन इशू ये भी है कि वो जो ओरिजिनल गलती थी 1989 में कि एस्टेब्लिशमेंट ने अमेरिका के साथ चलने का फैसला किया और पाकिस्तान को एक सो कॉल्ड जिहाद का मरकज बनाया, उसके नतीजे में पाकिस्तान की सोसाइटी में जो तब्दीलियां आई हैं, बानी चेयरमैन उसका एक हिस्सा है, जिसमें उन्होंने ये कहा उनकी एक मुस्तकिल हमदर्दी है। पाकिस्तान की किसी सियासी जमात ने ये पेशकश नहीं की थी कि आकर हमारे जिस दारुल हुकूमत में हमारी हुकूमत है आप आकर वहां दफ्तर खोल लें। ये सिर्फ बानी चेयरमैन को
ये एक एजाज है कि उन्होंने कहा कि जी हम तो दफ्तर खोलेंगे और हम तो ये तो आप बड़ा गलत कर रहे हैं, ये हमारे भाई हैं। अब जबकि एक बड़े तलख तजर्बे के बाद हम सब पर वाज़े हो गया है कि अफगानिस्तान हमारा दोस्त नहीं है, मैं उसको दुश्मन नहीं कह रहा, लेकिन वो हमारा दोस्त नहीं है, और वहां से जो दरअंदाजी हो रही है जिसके नतीजे में मैं फिर कहूंगा कि 2025-2015 के बाद सबसे खूनी साल था पाकिस्तानी शहादतों के हवाले से, तो फिर हम सब की आंखें खुल जानी चाहिए। अगर अभी भी कुछ लोग, जिनमें अब अल्हम्दुलिल्लाह आप देख रहे हैं कि खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला भी शामिल हैं, इस बारे में इबहाम का शिकार हैं और उनको नहीं मालूम कि उनके सूबे में जो जहां उनकी जमात के 13वां साल है हुकूमत का, कि दहशतगर्दी कहां से हो रही है और कहां से उठ रही है और किस तरह उसका पिछली दफा कला कमा किया गया था। तो फिर ये दूसरा जो क्राइसिस है, रूट कॉज, वो यही है कि पाकिस्तान के अंदर एक ऐसा तबका है, एक ऐसी सियासी जमात भी है, लेकिन सिर्फ सियासी जमात नहीं है, एक पूरा तबका है जो अभी भी इनको हमदर्दी की नजर से देखता है। और ये बात अब हमारा ज़हन साफ होना चाहिए कि ये जो दहशतगर्द हैं ये पाकिस्तानियों के कातिल हैं, ये पाकिस्तान के आइन के मुखालिफ हैं और इनसे किसी भी तरह की बुज़दिलाना मुसालियत नहीं होगी, क्योंकि ये पाकिस्तान को टेक ओवर करना चाहते हैं और हमारे इस जमहूरिया को आईनी, हम अपने जमहूरिया के बारे में जो मर्जी आपस में क्रिटिसाइज करें, लेकिन वो बजौर ताकत और बजौर खून जो है इस पर कब्जा करना चाहते हैं और हम सबको इकट्ठे होकर उसकी मज़ामत करें। पॉइंट टेकन सर। अहमद साहब, वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम, जस्ट 1 मिनट 30 सेकंड्स, प्लीज कंक्लूड कीजिएगा। जी मैं देखिए ना, अभी उन्होंने इतनी लंबी बात की और उसमें एक भी रूट कॉज नहीं बता सके। ये रूट कॉज इसकी जो हैं दो हैं। आपने जंग हुई वहाँ पे 10 साल अब पाकिस्तान और वो एक जगह लड़े। पिछली बात मैंने आपको बताई कि हमारे साथ वो कितने अच्छे थे अफगानी। उसके बाद क्या हुआ कि 9/11 का वाक़या हुआ। 9/11 के वाक़े के ऊपर जब अमेरिका दोबारा वहाँ पे गया और उन्होंने उसामा बिन लादेन को देने से इनकार कर दिया और उन्होंने अटैक किया अफ़गानिस्तान के ऊपर, अमेरिका ने, और अमेरिका के कहने के ऊपर उस वक्त के चीफ ऑफ स्टाफ परवेज़ मुशर्रफ, जनरल परवेज़ मुशर्रफ को एक लिस्ट दी गई कि अपने इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट के ज़रिए ये बंदे तालिबान लीडर पकड़ के हमारे हवाले करो, और इन्होंने वो बंदे पकड़ के उनके हवाले किए। ये पहली हमारी दुश्मनी का एक वजह शुरू हुई अफ़गानिस्तान से। ये बात परवेज़ मुशर्रफ की किताब में लिखी हुई है, जो उसने खुद लिखी है। दूसरी बात सुनिए, अब दूसरी, जैसे मैंने आपको बताया था, जब गवर्नमेंट बनती है उसका एक ही काम होता है इलेक्शन करवाना। बता दें कि 2018 में बानी चेयरमैन ने बतौर वज़ीर आज़म अफगानी अमेरिका के हवाले किए थे। ये भी बता दें नवंबर 2018। सुनिए ना बात, देखिए ना, अब इस बात का, जब जितनी लंबी बात की है, रूट कॉज ये है उसके। इंडिया को मौका फरमाम किया, आपने इधर देखा ही नहीं कि आपने उनको निकालने का ऐलान कर दिया। अब 30, 35, 40 लाख आदमी जब यहाँ से निकलेगा और वो पाकिस्तानी पासपोर्ट होल्डर है, उसमें ज्यादातर पाकिस्तानी वीजा, उनके ID कार्ड बने हुए हैं। सर मैं, या तो आप ईरान वाला सिलसिला करते, ईरान के पास 10 लाख गए थे महाजरीन जैसे यहाँ आए थे, लेकिन उन्होंने उनको अलग रखा। हमने ऐसा नहीं किया। बिल्कुल एक अफगान पॉलिसी में सर हमसे गलतियां, अफगान पॉलिसी में हमसे गलतियां हुई हैं, आई एग्री विद यू। लेकिन अहमद साहब मैं एक चीज बताऊं, मुशर्रफ साहब हमारे हैं जो जी अफगान पॉलिसी में हमारी गलतियां हैं माजी की, लेकिन मैं दुश्मन क्यों हो गए हमारे? मैं जरा आपसे कर्ज कर दूं सर, एक तो 2-3 चीजें बड़ी वजाहत तलब है। मैंने मुशर्रफ साहब का इंटरव्यू हवाले कर दिया, मैंने मुशर्रफ साहब का इंटरव्यू किया था और ये बड़ी बात होती थी इस पे कि उन्होंने डॉलर के एवज बंदे दिए हैं, और ये सवाल भी उनसे जो है वो पूछा गया, तो उन्होंने बड़ी क्लैरिटी से इसके ऊपर मेरे इंटरव्यू में ये बात की थी। मुझे अभी भी वो रिकॉर्ड पे पड़ा होगा, 10 साल पुराना गालिबन वो इंटरव्यू, जिसमें उन्होंने कहा कि मैंने कहीं ये नहीं कहा कि हम बंदे देते थे और पैसे लेते थे। हमने ये कहा था कि जब हम वॉर ऑन टेरर में गए थे और अमेरिका के साथ हम अलाई बने थे, तो उसके अगेंस्ट में अमेरिका ने जो है वो हमारी फंड्स की सूरत में मदद की है। ये तो एक तो उन्होंने अपना रिकॉर्ड स्ट्रेट किया, ठीक किया, बट 2001 से सर हमारी मैं आपको उनका पॉइंट ऑफ, मैं आपको बता रहा, मैंने इंटरव्यू भी किया था ना मुशर्रफ साहब को। अहमद साहब, मैं तो ये कह रहा हूं कि उन्होंने ये सवाल उनसे, बल्कि मेरी को होस्ट थी, उसमें उन्होंने सवाल किया तो उन्होंने बड़ा उसके ऊपर, बल्कि हमारे अंसार अब्बासी साहब बहुत लिखते थे इसके ऊपर। सो उन्होंने कहा कि एक तो एक कॉन्टेक्स्ट है कि इंडिया, अमेरिका और पाकिस्तान की एक रिलेशनशिप है फ्रॉम लास्ट मेनी डेकेड्स, पाकिस्तान की इंसेप्शन से ही ताल्लुक है। लेकिन सर हमारा रिलेशनशिप अफगानिस्तान के साथ 2001 से नहीं शुरू होता। मुझे याद है लास्ट वीक भी आपकी मेरी डिबेट हो रही थी, हमारा जो रिलेशनशिप है अफगानिस्तान के साथ 1948 से स्टार्ट होता है
और फिर एक लंबी स्टोरी है कि बलूचिस्तान के अंदर होने वाली इंसर्जेंसी में फिर केबी मरी का वहां जाना, बलूचिस्तान के अंदर अफगानिस्तान ने क्या रोल प्ले किया, हमने क्या रोल प्ले किया, हमारी मुखालफत इस रीजन में किस मुल्क ने की, अफगानिस्तान ने। सर मैं से ये कह रहा हूँ, हमारी हिस्ट्री 2001 से शुरू नहीं होती ना, तो ये हमारा हॉट एंड कोल्ड उनके साथ लगा रहता है। मान सकता है कि जो वो फॉल्ट है अपनी जगह, हमारी हिस्ट्री 1947 से शुरू होती है, जब जो हमने ब्लंडर मारे, जिस वजह से प्रॉब्लम आई है पाकिस्तान की इक़वाम मुत्तहिदा में शमूलियत की मुखालफत की थी, वाहिद मुल्क था। तो इट स्टार्टेड फ्रॉम 1947-48 और फिर जो उन्होंने बलूचिस्तान में होने वाले हालात को एडवांटेज लिया। इट्स अ लॉन्ग हिस्ट्री सर। अब हम कर ये सकते हैं कि अब हम मैनेजमेंट कर सकते हैं और हम मैनेजमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। डायलॉग भी चल रहा है, कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी साथ साथ चल रही है। लेट्स सी आउटकम क्या आता है। बट थैंक यू सो मच अहमद ओवैस साहब, खुर्रम दस्तगीर साहब फॉर गिविंग योर प्रेशियस। टेक अ ब्रेक है। ब्रेक के बाद जब वापस आते हैं तो कुछ ईरान की सूरत हाल पर बात करेंगे आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक। ईरान शदीद बहरान की लपेट में है। मुल्क भर में जारी हुकूमत मुखालिफ मुजाहिरों के दौरान हलाकतों की तादाद में खतरनाक हद तक इजाफा हो रहा है। इंटरनेट और मवासलाती निज़ाम मुअत्तल है। ऐसे में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ा और गैर मामूली कदम उठाते हुए ऐलान किया है कि जो ममालिक ईरान के साथ कारोबार करेंगे उन पर 25% इजाफी टैरिफ आयद किया जाएगा। इस फैसले के बाद आलमी तिजारती निज़ाम में एक हलचल सी मच गई है, क्योंकि चीन, भारत, तुर्की और मुत्तहदा अरब अमारात जैसे ममालिक ईरान के बड़े तिजारती शराकतदार समझे जाते हैं। खुसूसी तौर पर चीन इस इकदाम से सबसे ज़्यादा मुतासर हो सकता है, जहाँ ईरानी तिजारत के बाइस चीनी मसनूआत पर अमरीकी दरामदी ड्यूटीज़ का मजमूई तौर पर 45% तक पहुँचने का इम्कान है। बीजिंग ने इस फैसले को खुली तिजारती जंग करार देते हुए सख्त रद्द-ए-अमल दिया है। दूसरी जानिब ईरान ने भी वाज़ेह तौर पर पैगाम दिया है कि किसी भी अमरीकी मुदाखलत की सूरत में खित्ते में मौजूद अमरीकी अड्डे, बहरी जहाज और एहलकार महफूज नहीं रहेंगे। ईरान के अंदर सूरत हाल इस वक्त नहायत संगीन है। इत्तलात के मुताबिक 2 हफ्तों से ज़ायद अरसे में 500 से ज़ायद मुजाहिरीन हलाक हो चुके हैं, जिनमें ख़वातीन और बच्चे भी शामिल हैं। इन एहतजाजी मुजाहिरों की जड़ें सिर्फ सियासी नहीं बल्कि शदीद मुआशी बहरान, महंगाई, करप्शन और बुनियादी सहूलियात की अदम दस्तयाबी से भी जुड़ी हुई हैं। यह एहतजाज अब सिर्फ इस्लाहात नहीं बल्कि बराह रास्त निज़ाम की तब्दीली के मुतालबे भी सामने आ रहे हैं। अमरीकी चैनल CNN के मुताबिक इस बार हालात इसलिए मुख्तलिफ हैं क्योंकि एक तरफ ईरानी रियासत खित्ते में अस्करी तौर पर कमज़ोर हो चुकी है और दूसरी जानब 86 साला सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनेई की सेहत और जानशीनी का बहरान भी निज़ाम को अंदर से खोखला कर रहा है। जबकि तीसरी अहम हकीकत यह है कि अब अमरीका की जानिब से बराह रास्त फौजी कार्रवाई की धमकी एक काबिल एतबार ख़तरे की सूरत इख्तियार कर चुकी है। सवाल यह है कि क्या ये तीनों अवामिल, अवामी बगावत, जानशीनी और मसाइल और बैरूनी दबाव मिलकर ईरान में किसी बड़ी और तारीखी तब्दीली की बुनियाद रख सकते हैं? इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कमर चीमा साहब, डिफेंस एनालिस्ट हैं, इंटरनेशनल अफेयर्स एक्सपर्ट हैं। आपका बहुत शुक्रिया चीमा साहब। ये जो सूरत हाल डेवलप हुई है ईरान के अंदर, अमेरिका की जानिब से जो ये तिजारत पर करने वालों पर सैंक्शंस लगाने का ऐलान किया गया है, चाइना, इंडिया, तुर्की और UAE बहुत ज़्यादा इससे इफेक्ट हो सकते हैं। इस फैसले का क्या इम्पैक्ट देख रहे हैं आप आने वाले दिनों में? बहुत शुक्रिया। देखिए, आपको पता है कि सिर्फ चाइना अकेले जो है वो 77% जो है वो तेल लेता है ईरान से। तो इट मीन्स कि अगर, और आज चाइनीज़ ने ये कहा है कि हम रिटेलिएट करेंगे, तो चाइना के ऊपर तो ऑलरेडी टैरिफ लगा हुआ है। तो इट मीन्स कि जो प्रेसिडेंट ट्रंप का ये कहना कि वो तमाम ममालिक जो ईरान के साथ कारोबार करेंगे 25% टैरिफ की ज़ात में आएंगे, उसमें चाइना है, इंडिया है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि इट मीन्स कि प्रेसिडेंट ट्रंप ये समझते हैं कि मिलिट्री स्ट्राइक या मिलिट्री ऑप्शन जो है वो इस वक्त एक ठीक सोच नहीं होगी। सो इसलिए वो जो बाकी मीन्स हैं उसको अडॉप्ट करना चाहते हैं। दूसरी तरफ, जिस तरह आप अपने इंट्रो में भी शायद कह रहे थे कि अब जो ईरानी जो गवर्नमेंट है वहाँ पे उनके हक में भी मुजाहरे आने शुरू हो गए हैं, क्योंकि जितना ज़्यादा बाहर से प्रेशर आएगा, जितना ज़्यादा बाहर से सपोर्ट आएगी प्रोटेस्टर्स को, तो गवर्नमेंट के पास जवाब पैदा होता है ये कहने के लिए कि ये लोग जो हैं इनको बाहर से सपोर्ट आ रही है। और बाहर जो बैठी गवर्नमेंट्स हैं, पर्टिकुलरली इजराइल को देखें या अमेरिका को देखें या यूरोपियन यूनियन को देखें, तो ये देखते हैं कि किस हद तक मुआशरे के अंदर तजब्ज़ब है, कितने % लोग बाहर निकले हैं और कितनी ज़्यादा मुखालफत है इस वक्त गवर्नमेंट की। तो मेरा ख्याल ये है कि ये समझते हैं कि इतनी ज़्यादा अभी मुखालफत नहीं पैदा हुई या इतने लोग अगर आए भी हैं तो इतना क्योस नहीं हुआ कि अगर ये स्ट्राइक करें
क्योंकि इनके पास एक इंटरनेशनल लॉ की एक सो कॉल्ड सी जिरा होती है, इसे कहते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट, R2P, जिसको जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने भी और बहुत सारे अमेरिकी सदूर ने लीबिया और सीरिया के ऊपर भी इसको इम्प्लीमेंट किया गया था। तो शायद ये वो इस्तेमाल करते हुए ईरान के लोगों की मदद को आ जाएं, तो वो ऑन ग्राउंड ऐसी सिचुएशन पैदा नहीं हो रही। और अब लोग जो हैं वो हुकूमत के हक में भी बाहर नहीं कर रहे हैं, ट्रंप के पुतले जलाए जा रहे हैं। तो ट्रंप जो है वो मिलिट्री ऑप्शन से तो पीछे हटेंगे, लेकिन इकोनॉमिक ऑप्शन अगर वो इस्तेमाल करते हैं तो चाइना कहता है हम भी रिटेलिएट करेंगे, इंडिया के ऊपर ऑलरेडी 50% टैरिफ है, उसके ऊपर 75% हो जाएंगे। तो लगता ये है कि कोई वेस्टर्न वर्ल्ड को या अमेरिका को अभी तक कोई सॉलिड चीज़ नज़र नहीं आ रही कि कैसे वो फेयर इनफ पॉइंट अगेन। अब मुझे जरा बताएं, ये जो इंटरनल उनका एक क्राइसिस है, सुप्रीम लीडर की जानशीनी का मसला है, एक वीक मिलिट्री फोर्स भी अब उनकी ज़ाहिर एक जंग अभी लड़के हटे हैं, उनका डिफेंस काफ़ी इफ़ेक्ट हुआ है। ये जो फैक्टर्स हैं ये किस हद तक जो है वो ईरान में रजीम चेंज के इम्कान बढ़ा सकते हैं, और ज़ाहिर एक वहाँ पर वुमेन राइट्स के लिए भी प्रोटेस्ट चल रहे हैं। सो हाउ डू यू एनालाइज दिस सिचुएशन? देखिए, असल मसला तो है इकोनॉमी का। भले आप उसे करप्शन कह लें, मिसमैनेजमेंट कह लें, सैंक्शंस कह लें, साथ ही आप देखें कि जो इनका क्या नाम है उसका, जो लीरा है, जो रियाल है, वो 40% उसकी वैल्यू जो है वो कम हुई है, इन्फ्लेशन 60% ऊपर आई है। तो एक चीज़ पहले ये होती थी कि ईरानी गवर्नमेंट अपने लोगों को ये कहती थी कि हम न्यूक्लियर की टॉक्स हो रही हैं और जैसे ये टॉक्स होंगी तो हमारे इकोनॉमिक ऑप्शंस हमारे सामने आएंगी। अब लोगों को वहाँ पे ये पता चला है कि न्यूक्लियर प्रोग्राम के ऊपर तो हमला हो गया है, तो न्यूक्लियर वाली भी कोई बात नहीं, तो हमसे कोई बात करना ही नहीं चाह रहा। तो बेसिकली वो जो लोगों की उम्मीद थी या गवर्नमेंट एक उम्मीद लगा के रखती थी, वो उम्मीद भी ख़त्म हो चुकी हुई है। और ईरान की जो एक्सटर्नल डेटरेंस होती थी, जो डिफरेंट मुजाहमती ग्रुपों की शक्ल में, वो भी ख़त्म हो गई है। और मैं समझता हूँ ये एक एक्सटर्नल जो विद इन ईरान हो रहा है, ये भी एक इजराइल की वॉर स्ट्रैटेजी। और फिर देन जब इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स भी आए, बाहर से डिटेरेंस भी खत्म हो जाए, और घर में जो गवर्नमेंट है वो उस तरह पॉपुलर नहीं है। हालांकि जो राइट विंग कैंडिडेट थे लास्ट प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में, जलीली साहब, उनको भी बड़ी तादाद में तकरीबन 13 मिलियन वोट्स मिले थे। और फिर आयतुल्लाह खामनेई के, जैसे आप बात कर रहे हैं कि उनकी जानशीनी का भी मसला है, लेकिन ये सवाल को भी लार्जर फ्रेमवर्क में एड्रेस नहीं किया गया। बहुत सारी कंफ्यूजन है कि ऑप्शंस नहीं कुछ नजर आ रहे, ना तो घर में कोई आउट ऑफ द बॉक्स सोल्यूशन है, ना बाहर से कोई रास्ता नजर आ रहा है। और लेकिन अब उन्होंने क्या किया कि वो जो हिजाब वगैरह पे पाबंदी हुआ करती थी, अब उस पर थोड़ी नरमी इख्तियार की है उन्होंने। अब वो समझते हैं कि अगर हम ये नहीं करेंगे, लोगों को सोशली भी कंट्रोल करेंगे, फाइनेंशियली हम फेवर्स दे नहीं सकते, तो जारी बात है जो गवर्नमेंट है वो थोड़ी सेटअप थोड़ा पीछे हुआ है। लेकिन देखा ये जा रहा है कि इतनी बड़ी सपोर्ट अभी भी आयतुल्लाह खामनेई की और IRGC की है, क्योंकि वो कहते हैं कि अगर हमने जो 1979 के रेवोल्यूशन में जो कुछ अचीव किया था उसको हम जाने नहीं देंगे इतनी जल्दी से। सो IRGC का और फौज का आयतुल्लाह खामनेई के साथ खड़े होना एक स्ट्रेंथ है। गवर्नमेंट शायद चली जाए या अगर ये प्रोटेस्ट जारी रहते हैं। Fair enough. Thank you so much, डॉक्टर कमर चीमा, एक्सपर्ट ऑन इंटरनेशनल अफेयर्स, हमारे साथ मौजूद थे। आप दिखा आदिल अब्बास को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।